Hello everyone, welcome to my UPSC. UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। 18 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये 19वां टेस्ट है, टेस्ट नंबर 19। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं काफ़ी लोग इसको सीरीज जो हमारी ये रेगुलर वीडियो सीरीज चल रही है इसको, लेकिन सब्सक्राइब सब ने नहीं कर रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। टेस्ट सीरीज में आपको ये जो टेस्ट हैं प्लस वेबसाइट पे जो टेस्ट करवा रहे हैं उनको हमने नाम दे रखा है सोल्ड टेस्ट, प्लस आपका जो सिलेबस है उसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, और उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये सब आपके एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। नोट्स अभी अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी सोल्ड टेस्ट और मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम से एक वीक पहले तक रेगुलर करवाएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में करवाएंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये टेस्ट करवा रहे हैं। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में टेस्ट सीरीज़ का लिंक है और कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से जो पेयर दे रखे हैं इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? 1929 भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, ये सही है 1929 में। 1930 साइमन कमीशन भारत आया, ये सही नहीं है। 1931 ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये सही है। सो ये बी इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि साइमन कमीशन जो आया था ये 1928 में आया था। 1928 में आया था साइमन कमीशन। साइमन गो बैक वगैरह के नारे आपने सुने होंगे। बी इसका करेक्ट आंसर है। मैच द फॉलोइंग एनवायरमेंटल डिजास्टर विद द वर्ड ऑफ फ्रेश एसोसिएटेड देम। देखिए, आप जिस भी मीडियम में ज्वाइन करेंगे आपको उसी मीडियम में टेस्ट मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही है या इंग्लिश में ही है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। या तो ये कब हुआ था या फिर इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी। ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, लगभग 40 टन। आप समझ सकते हैं 40 टन लगभग इतनी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी और उसकी वजह से हजारों लोगों की जान गई थी। एक फैक्ट्री थी ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, उसमें हुआ था ये भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये इसका सही होगा फोर्थ वाला। चेरनोबिल डिजास्टर, ये चेरनोबिल है, ये न्यूक्लियर प्लांट है और ये कहाँ पे है? यूक्रेन में है। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ पे ये चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर लीक हो गया था। इसमें न्यूक्लियर ये जो रिएक्टर था, एक 4 नंबर का रिएक्टर था उसमें। सो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा न्यूक्लियर एक्सीडेंट। चेरनोबिल डिजास्टर, न्यूक्लियर, ये नंबर 4 का न्यूक्लियर रिएक्टर था, इसकी वजह से हुआ था। लव कैनाल ट्रेजेडी, जो लव कैनाल ट्रेजेडी है ये एक मोस्ट फेमस या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का। ये जो था लव कैनाल ट्रेजेडी, ये नियाग्रा फॉल सुना होगा आपने न्यूयॉर्क में, ये हुआ था 1920 में। लव कैनाल ट्रेजेडी 1920 में, नियाग्रा फॉल। और इसमें क्या हुआ था कि जो डंपिंग शुरू हुआ था, इसमें अर्बन वेस्ट था वो इसी में डंप किया जाता था। लेकिन यूएस आर्मी ने 1940 में क्या किया कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था 1940s के अराउंड, वो जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जो वेस्ट था या जो फ्रेनेटिक था, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज में लिया था, उनको भी इसी में डंप किया, लव कैनाल में डंप किया, और उसकी वजह से ये इसमें काफ़ी लॉस हुआ। सो इसका फर्स्ट आएगा हजार्डियस सब्सटेंस, डंपिंग हुई इसमें। लॉस एंजलिस स्मॉग, ये
इसका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड वन। ये एक एयर पोल्यूशन था, हाई लेवल ऑफ ओजोन और लो विजिबिलिटी का। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4312। इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आता है यहां से। सेकंड वन, स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया था? नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं, जो चर्चा में रहते हैं वही पूछे जाते हैं। देखिए, जो ये लतिका घोष है, इन्होंने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। ये कब की थी? 1928 में की थी। और कहाँ पे की थी? ये बंगाल में की थी। ये भारत का ऐसा पहला ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ना था। आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। वैसे भी अब तो प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए हैं, तो प्रेसिडेंट भी महिला हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आपको विमेन और जो ट्राइबल विमेन, चाइल्ड, इनसे रिलेटेड जो भी आपकी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, वो जरूर पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अब इस संगठन ने एक्चुअली क्या है, ये सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित थे और लतिका घोष ने महिला राष्ट्रीय संघ बनाया था। लतिका घोष कौन थी? ये अरविंदो घोष की भतीजी थी। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? असत्य, इनकरेक्ट कौन सा है वो देखना है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, ये सही है। आर्टिकल 52 में मेंशन है ये। आर्टिकल 53 के मुताबिक संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये भी सही है। इनकरेक्ट देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसको लड़ने के लिए कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी जो एज है वो मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए, कम से कम 35 साल होनी चाहिए। और वही एलिजिबिलिटी लोकसभा का सदस्य होने के लिए भी चाहिए, तो ये सही है। निर्वाचन मंडल के 50 प्रस्तावक और 100 समर्थक करने वाले होने चाहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है। जो निर्वाचक मंडल है इसके 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ये तो सही है कि आपके 50 प्रस्तावक हैं जिन्होंने प्रस्ताव किया आपके नाम का, और 100 लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, ये सही नहीं है। 50 लोगों ने आपका नाम का प्रस्ताव किया और 50 लोग, 50 आपके सपोर्ट में होने चाहिए, 50 लोग आपके समर्थन में होने चाहिए। डी इनकरेक्ट था, यही इसका आंसर है। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस? वेब पेज के लिए वेब पेज ये क्या है? डॉक्यूमेंट है एक, जिसको कॉमनली लिखा जाता है किसमें? HTML में। वेब पेज HTML में होता है कॉमनली। और HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये एक्सेसिबल होती है इंटरनेट से, या जो अदर नेटवर्क हैं इंटरनेट ब्राउज़र के थ्रू, या वेब पेज को URL से एक्सेस किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक, हाइपरलिंक वगैरह होते हैं। सो HTML यूज में लिया जाता है वेब पेज क्रिएट करने के लिए। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? कांग्रेस का जो कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वदेशी प्रस्ताव पारित किया गया था? कांग्रेस का ये अधिवेशन था 1906। और 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? ये हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नारोजी ने की थी। इससे पहले जो 1905 में हुआ था बनारस में अधिवेशन, उसमें ब्रिटिश जो गुड्स हैं उनका बाइकआउट करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 1906 में ये
स्वराज कहें या स्वदेशी का प्रस्ताव है, ये कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। इसमें इम्पोर्टेंट है 1906 का, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक तो स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ था, इसके साथ साथ बहिष्कार आंदोलन और स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव, ये सब 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की थी, यहीं पास हुए थे, पारित किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, कलकत्ता अधिवेशन। कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA इज ए फ्रेमवर्क ऑफर्ड बाय, ये क्या है CRA? जो चर्चा में आप अगर रेगुलर करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, ये CRA ये एक आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था है। कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट ये यही आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्होंने ये एक कोष स्थापित कर रखा है आकस्मिक जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उनसे बचने के लिए। जैसे सपोज श्रीलंका अगर ब्रिक्स का मेंबर होता तो श्रीलंका की कंडीशन इतनी बुरी नहीं होती, क्योंकि ब्रिक्स ने एक फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए ये ऐसा बना रखा है CRA, और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था 2014 में, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। और इसका शुरू में जो साइज थी, अब तो बढ़ गई, इसकी शुरू में साइज थी 100 अरब अमेरिकी डॉलर। कई कंट्रीज है जहाँ पे ये इनस्टेबिलिटी चल रही है, श्रीलंका जैसे हालात, तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? इनमें से किसकी रिकमेंडेशन पे स्वर्ण सिंह कमेटी ने किसके लिए रिकमेंड किया था? इनमें से देखिए, जब देश में 1975 के दौर में इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने, उसके बाद 1976 में, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि देश में इमरजेंसी लग गई हो इस तरीके से इंटरनल मैटर के मामले में, तो 1976 में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि जो 75 से 77 के संचालन के टाइम पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, इनके बारे में इनकी स्थापना में जोर दिया, क्योंकि लोगों ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, इस लिए ये स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई थी कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि उनके अधिकारों के अलावा उनके पास कुछ कर्तव्य भी हैं। भाई ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 से कोई कुछ बोल रहा है तो साथ में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। और इसी को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया था, इन सिफारिशों को, जो 1976 का आपने पढ़ा होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस ये हुआ था, जिसमें 4th A ऐड किया है। 4th A क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड ही है, मौलिक कर्तव्य। सी इसका करेक्ट आंसर है, स्वर्ण सिंह कमेटी, मौलिक कर्तव्य। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज बाय पॉल्यूटेड वाटर। वाटर पोल्यूशन की वजह से इनमें से जो डिजीज होती है उनका करेक्ट ग्रुप कौन सा है? सो कंटेमिनेटेड वाटर कैन कॉज मैनी टाइप ऑफ डिजीज और स्पेशली डायरियल डिजीज, और इंक्लूडिंग कॉलेरा या जो अदर सीरियस इलनेस है, वॉर्म डिजीज है, टाइफाइड है, पोलियो है, ये सब कंटामिनेटेड वाटर से होती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। भारत का सबसे बड़ा पूर्ण रूप से परिचालित फ्लोटिंग ऊर्जा संयंत्र स्थित है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये पहला है, सबसे बड़ा है,
और फ्लोटिंग है और सोलर एनर्जी से संचालित है। ये रामागुंडम सुना होगा आपने, रामागुंडम में है। रामागुंडम कहाँ पे है? पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट में। रामागुंडम पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, तेलंगाना में। ये 100 मेगावाट का है। और इसको किसने किया है? इसमें जो इसकी कैपेसिटी या इसका जो काम है वो किया एनटीपीसी। गुलाबी मीनाकारी, ये क्राफ्ट सीन इन न्यूज इज प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट? गुलाबी मीनाकारी, ये आप ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे। तो गुलाबी मीनाकारी के बारे में जो चीज़ें नहीं पता है, ये 2015 में इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ग्लोबल इंडिकेशन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। और अभी क्यों चर्चा में है ये गुलाबी मीनाकारी? क्योंकि रिसेंटली जो G7 की मीटिंग हुई है अभी लास्ट मंथ, इसी मंथ हुई है। इसमें क्या हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इन्होंने गिफ्ट किया है एक गुलाबी मीनाकारी और जो कफ लिंक है इसका सेट गिफ्ट किया है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन को। इसलिए ये चर्चा में है। इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। स्पेशली ये उत्तर प्रदेश का है। इसका करेक्ट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। कहाँ उत्तर प्रदेश में? वाराणसी। ये पूछा जा सकता है। रेड प्लस प्रोग्राम किससे संबंधित है? रेड प्लस जो प्रोग्राम है ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित है। जैव विविधता पर जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इस पे एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है और इसमें लंबी अवधि के विकास की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये किसके दायरे में आता है? ये यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसके अंडर में आता है और इंडिया इसका एक सिग्नेटरी मेंबर है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए हमारा सही होना चाहिए। और ये चर्चा में ज़्यादा इसीलिए भी रहता है क्योंकि जो अर्थ समिट हुआ था उसके बाद से ही चर्चा में। और ये जो जैव विविधता पे कन्वेंशन हुआ था, किस प्रोटोकॉल के तहत अपनाया गया था? कार्टेजेना प्रोटोकॉल। आगे और डिटेल में करते रहेंगे डिस्कस। कार्टेजेना प्रोटोकॉल कनाडा में है, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, जो आप जरूर पढ़िएगा इसके बारे में। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज इन ऑर्डर टू देयर शेयर इन पावर सेक्टर। आपको पता होना चाहिए जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसे एक वीक पहले लगभग कि किस से ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद किस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से, या फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल, थर्मल, हाइड्रो, विंड, सोलर, न्यूक्लियर, इनमें से कौन कितना % एनर्जी में उसका शेयर है। देखिए इंडिया में जो सबसे ज़्यादा है, एक तो आप ये समझ लीजिए फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल में आता है कोयला, लिग्नाइट या गैस, डीजल, ये सब फॉसिल फ्यूल में आते हैं। और नॉन फॉसिल फ्यूल में क्या आता है? नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करें हम तो हाइड्रो, विंड, सोलर, ये सब अदर जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं और भी, ये सब नॉन फॉसिल फ्यूल में आते हैं। और फिर एक है न्यूक्लियर। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में शेयर है एनर्जी प्रोडक्शन में वो है थर्मल का शेयर है। उसके बाद जो शेयर आता है वो किसका आता है? थर्मल के बाद में सबसे ज़्यादा है वो इन्हीं का ही है, विंड, सोलर वगैरह का।
और इनके कंबाइंड है, लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो सोलर का सबसे ज़्यादा है। पहले हाइड्रो का हुआ करता था, 11% हाइड्रो का हुआ करता था, और अभी इससे ज़्यादा निकल गया, सोलर का 14% हो गया है। अदरवाइज पहले सोलर का हाइड्रो से कम था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब देखिए इसमें सोलर तो दे नहीं रखा है ऑप्शन में, सबसे ज़्यादा थर्मल, उसके बाद हाइड्रो। अगर यहाँ पे सोलर होता तो आपको सोलर करना है, सो आप एक बार देख लीजिए, थर्मल, थर्मल के बाद सोलर, सोलर के बाद में हाइड्रो, हाइड्रो के बाद में विंड। ये इतना सीक्वेंस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके हिसाब से देखें, विंड है ये लगभग 10% करता है, और न्यूक्लियर से अप्रोक्सीमेट 2%, लगभग 1.8% के अराउंड कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलर आता है एग्जाम में, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आता जरूर है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट, सबसे दूर, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पढ़ लिएगा। आपका टॉपिक है यूनिवर्स, सोलर सिस्टम। सूर्य के सबसे नज़दीक जो है बुध ग्रह है, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए इस तरीके का कोई डायग्राम आपके मोबाइल में या कहीं सेव कर लीजिए, और उसको जब भी टाइम मिले देखते रहिए। सूर्य के सबसे नज़दीक ये है बुध, वेनस, अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, शनि, यूरेनस, और फिर ये नेपच्यून। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से? चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, ये सही है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौनों के लिए है। मथुरा धातु शिल्प, ये भी सही है। देवरिया सजावट के सामान, ये सही है। मुजफ्फरनगर वस्त्र उत्पाद के लिए नहीं है। मुजफ्फरनगर है ये किसके लिए है? सैनिटरी फिटिंग के लिए है, सैनिटरी फिटिंग के लिए है ये। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये गलत मैच हो रहा है। देखिए आपके एक क्वेश्चन आएगा, आप इसको सीरियस लीजिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम 2022, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। हर जनपद के उत्पाद का चयन वहाँ की परंपरा और उपलब्धता के आधार पर किया गया है। अब जैसे आगरा है, आगरा का जो प्रोडक्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या है? चमड़ा, चमड़ा उत्पादन के लिए आगरा फेमस है। फिरोजाबाद की बात करें, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। इलाहाबाद है, अमरूद फ्रूट प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। इस तरीके से जो भी आपके जनपद से, इनका आप एक दिन में नहीं लेकिन डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए। आधे तो वैसे आपको पता होंगे, अदरवाइज आप जरूर पढ़िएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पे स्थित है? भूविज्ञान जो अध्ययन केंद्र है ये केरला में है, तिरुवनंतपुरम में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इन सब का PDF मिल जाएगा, आपके सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे, और मॉक टेस्ट भी करवाएंगे जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें क्या रैंक है, क्या स्कोर है, वो सब आपको सेंड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब करके भी आप सपोर्ट कीजिए। इसमें काफ़ी मेहनत, रिसर्च लगता है ये सब, ताकि आपको है जो अदरवाइज तो जनरल स्टडीज़ के नाम पे आपको PCS लेवल के एग्ज़ाम करवा रहे हैं कुछ लोग, तो थोड़ा सा आप सोच समझ के जाइएगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। एज पर प्रोविजंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट द इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस INDCs आर टू बी रिव्यूड एवरी ईयर। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ये जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इनका रिव्यू कितने साल बाद किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था। 2015 में हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 में। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक
आउटलाइन था इम्पोर्टेंट कि व्हाट पोस्ट 2020, 2020 के बाद क्या, वो इसी में तय किया गया था कि 2020 के बाद क्या होगा, क्या एक्शन लिए जाएंगे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या होंगे, नए इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या होंगे, क्लाइमेट एक्शन क्या होंगे। वो 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था उसी में ही डिसाइड कर लिया गया था। इसीलिए हर 5 ईयर में ये रिव्यू किया जाएगा। इसमें एक प्रोविजन था कि कंट्रीज विल एक्सपेक्टेड टू सबमिट एन अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एवरी 5 ईयर्स। सी इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम गलियारा जो ईस्टर्न कॉरिडोर है, वेस्टर्न कॉरिडोर है, किन 2 स्थानों को जोड़ता है? देखिए, ये जो ईस्टर्न और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गया इसमें, जब इसकी बात हो रही थी पेरिस एग्रीमेंट की, तो इसमें एक चीज़ और पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये क्या है? ये 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद से इंडिया ने 2015 में ही, जो पहले गुड़गांव था अभी गुरुग्राम हो गया है, गुरुग्राम हरियाणा में ये इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी स्थापना की है। अभी ISA है, इसका पढ़ लीजिएगा, इसके डायरेक्टर हैं शायद अजय माथुर हैं अभी इसके डायरेक्टर, आप और कंफर्म कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ आपको कि एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई? नवंबर 2015 में। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। अभी इसके डायरेक्टर कौन है तो आप अपडेट रहिएगा, अदरवाइज मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जो अगर चेंज भी होते हैं तो। और इसके फाउंडर कौन है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फाउंडर हैं नरेंद्र मोदी और फ्रांसकोइस होलांदे, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, ये इसके फाउंडर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व और पश्चिम जो गलियारा है, कॉरिडोर, इसकी बात हो रही थी। देखिए, जो राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व पश्चिम गलियारा है ये गुजरात में पश्चिम और पूर्व में आसाम इसको जोड़ता है। अभी गुजरात में है जो पोरबंदर को जोड़ता है आसाम के सिलचर से, और इसकी जो पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है इसकी टोटल लेंथ 3300 किलोमीटर है। और इस राजमार्ग पे क्या पड़ता है, जब गुजरात से आसाम जाओगे तो ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है इस पे राजकोट गुजरात, देन शिवपुरी मध्य प्रदेश, देन लखनऊ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड नेक्स्ट गुवाहाटी, सिलचर से पोरबंदर। Which one of the following reports addressed the academic, technical and administrative problems of the examination system? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ज़्यादातर को पता होगा आपको जो इसी फील्ड से हैं, आपके एजुकेशन का ही यही क्वेश्चन है जो इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट वन। जो रिपोर्ट एड्रेस करती है एकेडमिक, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को, ये है रिपोर्ट्स ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम 1965। आपने पढ़ा होगा 1964-66 कोठारी कमीशन, न्यू एजुकेशन कमीशन, न्यू एजुकेशन कमीशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम पे रिपोर्ट या कोठारी कमीशन, इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन से 4 देशों को एशियन टाइगर के रूप में जाना जाता है? जो एशियन टाइगर के रूप में कौन से 4 देशों को जाना जाता है? जो 4 देश हैं साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और हांगकांग। साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, इन 4 देशों को एशियन टाइगर के रूप में जाना जाता है। और उसकी वजह है 1960
और 1990 में जब ये रिसेशन वगैरह आया था, उस टाइम के दौर में इन्होंने तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया और लगभग एक वर्ष में 7% से अधिक की इन्होंने जो ग्रोथ रेट है वो बना के रखी थी, 7% से ज़्यादा की। हालांकि ये बात अलग है कि इंडिया तो 9% को भी अभी क्रॉस किया है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, बनता है, इसको जरूर देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा दिस वन, सेकंड वन। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बोनालू क्या है? बोनालू, देखिए क्वेश्चन, आप जब ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं तो आपको लगता है पेपर टफ आया है, पेपर कहाँ से बन गया, सिलेबस से बाहर है, ऐसा कई लोग बाहर निकल के बोलते हैं, अपना अपनी राय देते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली माँ काली का एक मैटर चला है, ये थ्रू आउट चलता रहता है, चाहे कहीं पे इलेक्शन हो, नहीं भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये चलता है मैटर हर साल लगभग। तो इससे रिलेटेड ये अभी एक फेस्टिवल है, पारंपरिक हिंदुओं का त्यौहार है, जो देवी है माँ काली, उसी पे केंद्रित है। ये हैदराबाद के और सिकंदराबाद जो जुड़वा शहर है, इसके साथ साथ तेलंगाना राज्य के जो अदर पार्ट्स हैं उनमें हर साल मनाया जाता है। बोनालू ये जो महाकाली है देवी, उस पे मनाया जाता है, पारंपरिक हिंदू त्यौहार है। इसमें क्या होता है, वहाँ की जो रिचुअल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मनाया जाता है, सिंदूर, चूड़ियाँ, साड़ी, बोनम का प्रसाद वगैरह, और उसी को ये बोनालू कहते हैं, त्यौहार है ये, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले आपके एग्जाम में, जो चर्चा में रहता है उसका पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट में ज़रूर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे टेस्ट बड़ा हो जाता है इसलिए इतने करवाए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ट में हम 20-22 ही करवाते हैं, हर टेस्ट में आपको 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। चैनल सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।